लेकिन उसके दूसरी तरफ लोग जो सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है उससे काफी ज्यादा परेशान हैं। अंदाजा आप लगाइए कि देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर भी पानी भर आया है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दिल्ली के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सकरी गलियां हैं, जहां पर सड़कें ठीक तरीके से प्रॉपर बनी नहीं है। ऐसे में जगह जगह संकट लोगों के सामने इस बारिश के बाद खड़ा हो गया है। लेकिन राजघाट की तस्वीरें अपने आप में हैरान इसलिए करती हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब राजघाट पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि बापू की समाधि तक पानी पहुंचा है। ऐसे में पानी के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आम लोग इसी पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। हालांकि थोड़ा सा ट्रैफिक लोड कम है सैटरडे और संडे की वजह से, लेकिन यही पानी लोगों के सिरदर्द की वजह बना हुआ है क्योंकि जहां तहां गाड़ियां खराब हो गई हैं। खासतौर से अंडरपास में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि गाड़ियां वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में बैरिकेड्स लगाकर ताकि कोई अनहोनी ना हो। हमने देखा है इसी पानी की वजह से दिल्ली में कुछ लोगों की जान भी गई थी और इसी पानी को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं। बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को रोक दिया गया है और वहां से लोगों के जाने पर मनाही है। पैदल जहां तहां लोग निकल पड़े हैं ताकि किसी भी तरीके से इस पानी से दिक्कत ना हो। ऐसे में जहां गाड़ियां हैं वहां गाड़ियां खराब हो गई। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। राजघाट की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जनपद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदाजा ये भी आप लगाइए कि वीवीआईपी इलाकों का हाल ये है तो फिर अब बाकी दिल्ली का हाल क्या होगा। दिल्ली जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जो कि पुरानी दिल्ली के इलाके कहे जाते हैं, तंग गलियां हैं, सकरे रास्ते हैं, सड़कें जहां तहां टूटी हुई हैं, गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो निचले इलाके में रहते हैं, जिनके जो लेवल है घर का वो नीचे है। ऐसे में कई लोगों के घरों में भी पानी घुस आया, ऐसी भी शिकायत मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो आज तक दिल्ली में नहीं हुआ वो अब हुआ है। कई लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस आया है, जहां पर निचले रास्ते हैं या फिर कह सकते हैं कि निचली सड़कें, निचली गलियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तस्वीरें ऐसी ही परेशान करने वाली हैं। ऐसे में झमाझम बारिश हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं इस मौसम को एंजॉय आप कर सकते हैं घर में रहकर। वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा अगर आपका कोई जरूरी काम है। अगर आप सड़कों पर निकले तो ये परेशानी आपके लिए भी मुसीबत बन सकती है क्योंकि दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश लगातार जारी है। बीती रात से मूसलाधार बारिश के बाद ही जगह जगह जलजमाव की स्थिति, जलजमाव की वजह से गाड़ियों के आने जाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि सड़कें जब सैलाब बन जाए तो समझ नहीं आता गड्ढा कहां है, सड़क कहां है। लोग बहुत एहतियात के साथ बहुत धीमी स्पीड में चलते हैं, इसीलिए ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। सड़कें नदी जैसी दिखाई दे रही हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, घर से निकल तो गए हैं, आगे गाड़ी बढ़ाएं तो खराब हो सकती है, इसी पानी के बीच से जाएं तो हादसा हो सकता है। उन हादसों का मैं जिक्र कर रही हूं जो हमने पिछली बारिश में दिल्ली में देखे। पिछले दिनों जब दिल्ली में बारिश हुई थी, जगह जगह गड्ढे हो गए थे। ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। अब दिल्ली के कुछ इलाकों में हमने देखा बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है। हमारे संवाददाता भी जगह जगह निकले हुए हैं। आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे, आप समझ पाएंगे कि मुसीबत आपके लिए कैसी है अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो। दिल्ली एनसीआर में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला मंडी में। आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके से पानी भर चुका है। सड़कें बिल्कुल नदियां बन चुकी हैं, सड़कों पर लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जहाँ एक तरफ दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, पर दूसरी तरफ बारिश उनके लिए आफत बन के आई है। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? मैडम परेशानी यही हो रही है, मंडी के अंदर दुकानदारी का टाइम है, इस टाइम ग्राहक नहीं पहुंच पा रहा, सब कमाले अच्छी पड़े हैं, किसान परेशान है, सब परेशान है, मजदूर आदमी ज्यादा परेशान। गलियों में भी पानी भर गया, सबके घर में पूरा केजरीवाल जी का कहना था कि हम कोने कोने में पानी पहुंचा देंगे। आज आपके सामने स्थिति है, आप देख लो। तो आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ काफी दिक्कतें हो रही है। तो आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। पानी पूरा भर चुका है, मंडी के अंदर पानी भर चुका है। यहाँ बगल में बस डिपो है, जिसकी वजह से यहाँ लगातार जाम की स्थिति भी बनी हुई है। दिल्ली की ओखला मंडी से शीतल तिवारी, इंडिया न्यूज। शीतल तिवारी की रिपोर्ट आपने देखी, आप समझ गए होंगे कि दिल्ली के बाकी इलाकों का हाल कैसा होगा। देश की राजधानी का हाल ये है तो फिर दिल्ली से सटे हुए जो बाकी शहर हैं उनमें स्थिति कैसी होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं घर में रहिएगा अगर बहुत ज्यादा जरूरी आपका काम घर से निकलने का नहीं है तो। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर
काबुल से ग्लोब मास्टर के जरिए भारतीयों को वापस लाने की कोशिश एक कदम और आगे बढ़ गई है। भारत आने में हालांकि देरी हो रही है। आज देर रात तक भारत पहुंच सकता है C-17 ग्लोब मास्टर और इस बार पहले से भी ज्यादा 290 लोगों को लेकर काबुल से हिंदुस्तान लौटेगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर यह विमान लैंड करेगा। अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो 290 लोग लौट रहे हैं उनमें 220 भारतीय हैं, जबकि 70 लोग उसमें अफगानी नागरिक बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जो कुछ मदद बन पड़ रही है इस मुश्किल हालात में, वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। इससे पहले करीब 200 लोगों को लेकर ग्लोब मास्टर से C-17 के जरिए लोगों को लाया गया। उससे पहले 129 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया था और अब भारत सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 290 लोगों को लेकर विमान लौट रहा है। देर रात तक वापस लौटेगा। काबुल एयरपोर्ट से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर भी इस बीच सामने आई है। तालिबानी हमले से परेशान एक पिता अपनी बच्ची के साथ देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी बच्ची ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया और ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। इसीलिए हम आपको ब्लड तस्वीरें दिखा रहे हैं, धुंधली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अंदाजा आप लगाइए, जहां तहां लोगों की भीड़ भरी हुई है देश से निकलने की कोशिश में। ऐसे में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर जहां तहां भाग रहे हैं। कल जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो भी कलेजा चीर रही थी, जब छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकी सेना को सौंप रहे थे अफगानी लोग। ऐसे में एक पिता अपनी बच्ची को गोद में लेकर जब देश से निकलने की कोशिश में बच्ची ने बाहों में ही दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर विपक्षी एकता को एकजुट करने की है। 2024 के लिए सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। इसमें विपक्षी इकट्ठा हुए और इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर बात हुई है। महंगाई का मुद्दा है, कृषि कानूनों का विरोध है, पेगासस का मुद्दा है। इन सभी बातों पर महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, जिनको लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। और अब ये उसी दौरान की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वर्चुअली ये मीटिंग हुई थी। 19 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल रहे। हाँ, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इस बैठक से किनारा किया है, उन्हें न्योता नहीं दिया गया था। संसद के अंदर और बाहर एकजुट होने पर जोर इसी बैठक में दिया गया। साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी विपक्षी पार्टियों को बताया और जताया कि 2024 को देखते हुए हमें तैयारी और तेज करनी चाहिए और पुख्ता करनी चाहिए। इससे पहले भी जो अलग अलग लीडर्स की मीटिंग हो रही थी उसमें भी थर्ड फ्रंट को लेकर जोर दिया जा रहा था, ऐसी खबरें थी। और अब 2024 में बीजेपी को घेरने की कोशिश में विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। आपको मेरे इर्द गिर्द 4 तस्वीरें दिख रही होंगी। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर विपक्ष किसी भी तरह से कोताही बरतना चाहता नहीं है और इसीलिए मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है। केंद्र सरकार को किन मुद्दों को लेकर घेरना है, कौन से वो मुद्दे रह सकते हैं जिनको लेकर सवाल पूछना है, उन मुद्दों पर बात हुई है, स्ट्रैटेजी तैयार हुई है। पेगासस पर भी मोर्चा खोले हुए है विपक्ष। कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान सड़कों पर कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी पार्टियां साथ देती हुई किसानों के नजर आ रही हैं, लेकिन महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहेगी। कोरोना काल में जैसे इंतजाम रहे उसको लेकर भी विपक्ष सरकार से सवाल वक्त वक्त पर पूछता रहा। और अब इस बैठक के जरिए सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक रही। 19 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल रहे। 2024 की रणनीति को लेकर बात हुई है। अब बात हुई है तो क्या ये एकता बरकरार 2024 तक रह पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं थर्ड फ्रंट को तैयार करने की, एकजुट होने की, लेकिन छिटकते हुए देर नहीं लगती इस एकता को। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा ये है कि इस एकता के साथ आगे बढ़ना और इस थर्ड फ्रंट का नेता आखिर कौन होगा, इस पर क्या सभी दलों की सहमति बन भी पाएगी या नहीं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय गुप्ता हमारे साथ है, कांग्रेस के लीडर। अर्जुन देशप्रेमी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सरकार है, टीएमसी के लीडर। आलोक मेहता सर है हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV नेटवर्क के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप शुभेंदु शेखर जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, विपक्ष जब एकजुट होता है क्या घबराहट बढ़ती है? क्योंकि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है, मुद्दे तो बहुत से हैं विपक्ष के पास। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा कि पिछले 7-8 सालों में बहुत बार विपक्ष इकट्ठा हुआ है और उसके बाद हाथ साथ साथ खड़े किए हैं इन्होंने और फिर अलग हो गया है। ये रोज की घटना है, चाय पियेंगे एक साथ और बाहर निकल के अलग। यही करते 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 आप देखिए जो 19 जो पार्टियां कल मीटिंग में थी, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज वो फैमिली रन पॉलिटिकल एम्पायर्स हैं।
मींस फैमिली रन पॉलिटिकल एम्पायर्स, मींस उनका पूरा फैमिली टर्म्स है। मुलायम जी के लड़के जैसे सपा चलाते हैं, वो कल नहीं आए, उन्होंने एक लाइन लिख दिया, आप पार्टी को बुलाया नहीं गया, बसपा को बुलाया नहीं गया। उसके अलावा जो 19 पार्टियां थी, वो ज्यादातर पार्टियां वही जो अपनी फैमिली को चला रही हैं। इनका आज का जो बड़ी दिक्कत यह है कि अपने को कैसे सरवाइव करें। इन्होंने जब कहा कल सोनिया गांधी जी ने कि मैं राष्ट्र हित की बात सोचिए, राष्ट्र हित की बात नहीं सोचनी है किसी को। इनको किस तरीके से भारत में फिर से कब्जा करना है, फिर से लूट करनी है, इसके लिए ये मीटिंग हुई थी। और दूसरा, पिछली बार जब ममता जी आई थी, सोनिया गांधी से मिल गई थी, उसके बाद आपने क्या देखा, सुष्मिता देव जी जो टीएमसी की बड़ी नेता हुआ, टीएमसी में ज्वाइन किया, कांग्रेस की बड़ी नेता होती थी। और आप सोचिए कि उनके पिताजी कितने समय तक बीजेपी कांग्रेस में रहे। अब ऐसे लोग भी, अभिजीत जी भी चले गए टीएमसी में। तो ये बातें सब एक करेंगे, पर जब जब उनको अपनी बात आएगी तो इनके लोग एक से दूसरी। हालांकि शुभेंदु जी, राजनीति में ये सब चलता रहता है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, अब ये तो आदत सी बन गई है राजनेताओं की। आप ही के सवाल को संजय गुप्ता जी से मैं पूछ लेती हूँ। संजय गुप्ता जी, विपक्षी एकता मजबूत करने की कोशिश सोनिया गांधी कर रही है, विपक्ष एकजुट हो ये भी कोशिश हो रही है, लेकिन अपनी ही पार्टी के लीडर्स को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे बताइए, कल की मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा तैयार हुआ है, आगे 2024 तक ये एकता बरकरार रहेगी? देखिए, ये एकता पहले भी सालों से बरकरार थी और बरकरार रहेगी। आपने यूपीए का शासन देखा होगा, और आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे नेता शुभेंदु जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि जवाब दे नहीं पाएंगे कि इनको शिरोमणि अकाली दल क्यों छोड़ गया, कि जवाब दे नहीं पाएंगे कि शिवसेना इनको क्यों छोड़ गई, कि जवाब दे नहीं पाएंगे कि जेडीयू इनसे पेगासस से अगर सवाल उठाती है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, कि जवाब दे नहीं पाएंगे कि पीडीपी ने छोड़ गई। बहुत सी बातें हैं, अगर हम इस पर चर्चा करना चाहें। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जब तानाशाही चरम के ऊपर है, सरकार जवाब नहीं देती किसानों के अगर सवालों का, तो क्या बताइए विपक्ष का दायित्व नहीं है? और विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस का दायित्व नहीं है कि वो सबको एकत्र करके और इन मुद्दों के ऊपर जहाँ जहाँ इनका विरोध किया जा सकता है सरकार का, तो करें या ना करें। महंगाई के अंदर आप देखिए किस तरीके से आज सारी सीमाएं पार हो गई हैं। पेट्रोल की जो बात ये करते थे 40 से 50 रुपया देंगे, जब इनकी सरकार आई थी 2014 में, आज किस तरह से बेशर्मी से 100 रुपया पार हो गया है। तो इस तरह के जब हालात है, बेरोजगारी के हालात देख लीजिए, जीडीपी के हालात देख लीजिए, क्या इन विषयों पे प्रश्न ना उठाएं? महिलाओं की सुरक्षा पे प्रश्न ना उठाया जाए? बिल्कुल प्रश्न उठाना चाहिए आपको, बिल्कुल प्रश्न उठाना चाहिए, और विपक्ष को ये सवाल सरकार से पूछने चाहिए। लेकिन सवाल ये भी कि जिस मोर्चे की तैयारी हो रही है सरकार को घेरने को लेकर, उसका लीडर आखिर कौन रहेगा? बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन लेना जरूरी है, लेकिन पहले हेडलाइंस। अच्छा, लूट तबाही मचाई किसने किया था? हमने किया था। अच्छा, आरबीआई में शक्तिपद दास को, सोनो पांडे एक समाज सेविक है, उसने आरटीआई किया था, शक्तिपद दास उसको रिप्लाई दिए हैं 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ। अब मैं नीरव मोदी का बात पे मान के चलता हूँ, बोला हम 35% लिया, 65% नरेंद्र मोदी अमित शाह लिया, तो लूट किया, काटमानी किसने खाया? भारतीय जनता पार्टी ने ना, ठीक है ना। अच्छा, सब तीसरे सवाल, तालिबान को समर्थन किया था, किसने बोला था? कतार गवर्नमेंट बोला था, मैंने नहीं बोला, ठीक है ना, हम बोले। अरे अभी आ रहे राजनीतिक विषय में, जो पार्टी सब एकजुट होने के कारण है, ये देश का जनता का चाहत है, और देश के जनता को सम्मान करने के लिए सब विपक्ष एक हो रहे हैं। आज देश का स्थिति क्या है? हर जगह में रेल को बेच दे रहे हैं, कोल सेक्टर में बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट ऑलरेडी अदानी को बस चला गया है। आपको बीएसएनएल 40,000 करोड़ लॉस कर चुका है, 1,500 करोड़ एनटीए ने लॉस कर चुका है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1,500 करोड़ रुपया, एसबीआई 1,600 करोड़ रुपया, पंजाब नेशनल बैंक 5,600 करोड़ रुपया, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 8,000 करोड़ रुपया, और एयर इंडिया लगभग 10 करोड़ रुपया, जिसको 3 बार ऑक्सीजन क्या कोई लेने के लिए तैयार है। हम जल जमीन और जंगल रक्षा करने के लिए हम दायबद्ध है, और हम जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी आज के तारीख में निभाने के लिए जनता को जल बचाना है। जमीन मतलब जिस जमीन को कोल इंडिया से लेकर जितना सस्टेनेबल लूट करने के लिए तैयार हो गया है, उसको रक्षा करना है। जो जंगल जिससे आपको भी हवा महसूस होता है, वो जंगल को भी ये खाने के लिए तैयार हो गया है, इसको रक्षा करने के लिए आज
जनता का जरूरत है, एक विपक्ष का। विपक्ष में कोई भी नेतृत्व दे, वो ठीक बड़ा है, बात नहीं है। ये सारे मुद्दे आप मोदी बचा जी के को रखिए ना, पसंद करेंगे, आप सरकार से तीखे और धारदार सवाल पूछते रहिएगा, सरकार को इन्हीं तीखी और धारदार बातों से घेरते रहिएगा। मुझे ये भी बता दीजिए ना, लीडर कौन होगा? देखिए अभी सब मिलकर हम लोग जो मैच हो रहा है यहाँ पर 24 के लिए हम सब मिल के खेल रहे हैं। 11 आदमी मैदान में खेलता है, सब मैच जीतते हैं। आप बोलिए ना, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों है आपको मेन मतलब जो है पार्टी का लीडर, बाद बाकी जितना लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का मतलब समझते हैं? लाइट जो लगाते हैं ना, वो लाइट का जो खंबा होता है उसको लैंप पोस्ट बोला जाता है बंगाल में। तो दो ही लीडर है, दो ही पोस्ट है, बाद बाकी सब भारतीय जनता पार्टी में लैंप पोस्ट है, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, विपक्ष से एक होके ठीक है, मिलकर मैदान में हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, और भारतीय मतलब जनता आप वही पार्टी कह रहे हैं जो को ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होगी, नेता कौन होगा इस बात को छोड़ देते हैं। ममता बनर्जी ने भी यही कहा था, नेता कौन होगा इस बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि संजय जी और भी लोग हैं, अर्जुन देश प्रेमी, मुझे बताइए। ठीक है, संजय जी ठीक है, संजय जी ठीक है, और भी मेहमान हैं। अर्जुन जी बताएंगे। अर्जुन जी, 2024 तक विपक्ष एकजुट रह पाएगा क्या? छिटकेगा नहीं, बिखरेगा नहीं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, सोनिया जी ने यदि कोई बैठक बुलाई है, बैठक की है उन्होंने, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, 2024 के लिए क्या सोच रहे हैं, ये सब ठीक है। हाँ। लेकिन एक सवाल आपने इनसे पूछा था कि आपका आखिर लीडर कौन होगा, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया फुटबॉल का। अरे भाई, फुटबॉल में भी एक कैप्टन तो होता है, आपका कैप्टन कौन होगा? हाँ। क्रिकेट में भी एक कैप्टन होता है जो स्ट्रेटजी तय करता है, जो तय करता है कि कैसे खेलना है, क्या स्ट्रेटजी होगी। और आपकी जो बात है, देखिए 2019 अभी बहुत दूर नहीं गया है, 2019 में भी बहुत कुछ आप लोगों ने किया, आखिर नतीजा क्या हुआ? तो जहाँ तक बात है स्ट्रेटजी की, आपकी स्ट्रेटजी को मानेगा कौन? आप हैं कहाँ? ना आप यूपी में है, ना आप बिहार में। कांग्रेस सोनिया जी ने ये बैठक बुलाई, वो यदि लीड करने की सोच रही हैं तो उनकी बात मानेगा कौन? यूपी में तो 0 है, बिहार में 0 है, बंगाल में मतलब क्या कहीं वही सीन तो नहीं हो जाएगा कि जितनी ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो उतना ही ज्यादा सिर्फ फुटबॉल की तरफ आगे बढ़े? 4 बटन होंगे तो बजेंगे ही। आलोक सर, कहावत ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। हाँ, ढेर जोगी मठ उजाड़, ये हिंदी में भी एक कहावत है। हाँ, और तो कहीं यही हाल तो विपक्ष का नहीं हो गया, हो जाएगा। आलोक सर बताएंगे। आलोक सर, अभी तक इतिहास जो रहा है थर्ड फ्रंट का, वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। आगे उम्मीदें क्या आपको दिखाई देती हैं, क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? आपसे मैं यही सवाल पूछूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सोनिया गांधी ने 2024 को देखते हुए उसकी तैयारी में विपक्षी दलों को इकट्ठा किया और विपक्ष की इस बैठक के बाद सियासी गलियारों में भी और ज्यादा चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टीज का, रिएक्शन आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा होगी। देश ही संकट में आ चुका है और इस देश को बचाना जरूरी है, और इसलिए कांग्रेस हमारी अध्यक्ष सोनिया जी गांधी इन्हें एक पुढाकार लिया और उसके आधार पर देश के सभी विरोधी दल के जो मुख्यमंत्री और उनके नेता लोग हैं उनसे आज वो बात कर रही है, क्योंकि देश को बचाना ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा, और देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना ये कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारे नेता सोनिया जी ने यह भूमिका ली और आज सभी लोग, सभी विरोधी दल के मुख्यमंत्री और उनके नेता सोनिया जी की इस मीटिंग में शामिल। चिंताएं सबकी एक सी है। पहली बार एक दस्तावेज के साथ जो देश की जनता की हर तरह की, किसान है, मजदूर है, रोजगार, बेरोजगार, यानी धंधा, पानी, इकोनॉमी, इस सब की एक साथ जो हालात है उस पर सबने अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखा। मैं मानती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2024 तो अभी दूर है, जनता के साथ रोज वार हो रहा है, गरीबी को लेकर हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, वैक्सीन शॉर्टेज का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे अहम हैं, पर सरकार इस पे किसी तरीके की बहस नहीं होने दे रही है।
पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। तो और प्राइस राइज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फ्यूल प्राइस राइज, जहां पे निर्मला सीतारमण जी ने भी आकर अजीब और गरीब बयानबाजी की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो जनता के बीच में अपनी आवाज रखना, जनता की आवाज बनकर उसको उठाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जनता की आवाज कहीं दबनी नहीं चाहिए। जब हार जाते हैं लोग मैदान में, अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस प्रकार नाटक करते रहते हैं। आज नहीं है, मैं तो सालों से देख रहा हूं। तो ममता बनर्जी की वही है, उनको लग रहा है कि बंगाल में वो खुद सिकुड़ रही हैं, इसलिए कहीं और प्रदेश में जाकर हंगामा कर रही हैं और इस प्रकार मोदी का बराबर दिखाने के लिए एक ड्रामा कर रही हैं। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, जो पिछले 19 चुनाव को पहले बंगाल में रैली की थी, मोदी हटाओ देश बचाओ का स्लोगन दिया था, आज वो कहां है? उनसे ये सीख लेना चाहिए। बीजेपी कह रही है ये ड्रामा है और ये ड्रामा पुराना चला आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, एकता टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। 2024 में सरकार को घेरने की कोशिश और प्लानिंग अभी से हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक सर, थर्ड फ्रंट का इतिहास अगर देखें तो कितना कामयाब लग रही है ये मीटिंग? 2024 तक एकता बरकरार रहेगी? देखिए रचना जी, पहली बात यह है कि आप और हम जो पत्रकार हैं, मीडिया में हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि प्रतिपक्ष देश का अच्छा हो, मजबूत हो, ताकि सरकार, हमारी जो समस्याएं हैं, इवन मीडिया के लिए, यदि मान लो प्रतिपक्ष नहीं होगा तो आज हम चर्चा किस पर करेंगे? हाँ। हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष हो, इसलिए ये कहना कि मीडिया भी नहीं चाहता, मीडिया चाहता है, लेकिन हाँ, ऐसा प्रतिपक्ष चाहता है जो राष्ट्रीय ऐसे मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको लेकर के बिल्कुल एकजुट दिखाई दे। पहली बात, ठीक है, जन समस्याओं को लेकर के और संघर्ष करें। 2000 सोनिया जी ने अभी हमारे जो अपने एक बाइट दिखाया है जिसमें कहा गया कि भाई चुनाव आते जाते रहते, नहीं, सोनिया गांधी ने कहा 2024 के लिए तैयारी करना चाहिए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उन्होंने बैठक बुलाई। कांग्रेस का अच्छा बहुमत हो, जैसे प्रतिपक्ष में एक बार भाजपा भी मजबूत थी, आज यदि कांग्रेस मजबूत होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। क्या ममता बनर्जी को भी उतना ही हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में मिल सकती है? दूसरा, मेरी चिंता इस बात की है कि कल अच्छा यदि 18 लोग आए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो दो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में, जहाँ सबसे पहले चुनाव होना है लगभग, पंजाब में भी होना है, लेकिन वहां से भी आम आदमी पार्टी थी पंजाब में ज्यादा ताकत दिखा रही है, तो उसके भी नहीं थे। तो एकता में जहां तत्काल भी चुनाव 2024 दूर है, ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ। और पहला कदम क्या ये नहीं होना चाहिए था कि अफगानिस्तान में जो बच्चे मर रहे हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, उस पर 4 लाइन का स्टेटमेंट संयुक्त रूप से आता, तो मुझे लगता है कि आप और हम और पहले उसको हेडलाइन बनाते कि प्रतिपक्ष की बैठक में उन्होंने सबसे पहले 500 लोगों को बचाने के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल सही। नंबर 1। और दूसरा ये है कि इस तरह की एकता के लिए बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी, मैं वो भी मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को भी समझना ही होगा कि कई समस्याएं हैं जिससे निपटना है। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन महंगाई आज से नहीं है, इंदिरा गांधी के जमाने से बार बार चुनाव में यही मुद्दा रहा है। अब ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन आप राज्यों में ममता बनर्जी, आप बताइए, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के हैं, आज तक इतनी भयानक दुश्मनी है कि एक दूसरे को देख करके गला नहीं काटते, बाकी सब करते हैं। कैसे उनको नीचा दिखाया जा सके, इसीलिए बंगाल में 0 हो गई कांग्रेस। आज मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ममता बनर्जी निश्चित रूप से, अभी हमारे साथ सरकार जी हैं, मैं कहूंगा ममता बनर्जी द बेस्ट लीडर इन द पोजिशन, बट क्या उनको कांग्रेस स्वीकार करती है? नहीं करती। उनको उत्तर प्रदेश में दे दे वो 100 सीटें, तो कहीं चुनाव लड़े, बिहार में दे दे, पंजाब में दे दे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं वो बंगाल तक सीमित रहे, ममता का यूज किया जाए। चूंकि यूथ कांग्रेस में थी, वो सोनिया गांधी का सम्मान करती है, इसलिए ममता को सामने रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी छोड़ दे कि मैं प्रधानमंत्री पद कतई नहीं लूंगा, मैं संन्यास ले रहा हूँ, कल देखिए ममता बनर्जी को मैं अध्यक्ष मानता हूँ या शरद पवार को मानता हूँ, आप देखिए पार्टी और प्रतिपक्ष का क्या होगा। लेकिन नहीं, वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं सब मिल जाए, उसके बाद 1-1 साल की सरकार बनाए। गुजराल को हटाया, देवगढ़ा को हटाया, चरण सिंह को हटाया, रिकॉर्ड है पूरा इस तरह के मोर्चों का। इसलिए आज ताजा इतिहास भूल जाइए। मैं तो कह रहा हूँ ताजी बात करिए कि इनमें से आज भी कौन, शिवसेना, क्या उद्धव ठाकरे को शर्म नहीं आई जब उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं? भारत की सत्ता की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, और न जाने कितने भारतीय अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। कम से कम इस कोशिश को तो अप्रिशिएट करना चाहिए था। संजय जी, जितने भी सवाल आलोक सर ने उठाए हैं बड़े ही लॉजिकल हैं, इन पर जवाब भी दीजिए, और साथ ही मुझे बताइए क्यों जरूरी नहीं लगा? अफगानिस्तान में तो कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, आपके लिए राजनीति प्रायोरिटी पर है, लोगों की जान नहीं, फिर कैसे देश हित की बात आप कर रहे हैं? मैं संजय सरकार बोलेंगे? नहीं, संजय गुप्ता जी।
विपक्ष तो संजीदा है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ सवाल आज सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी से कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे विदेश नीति की और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की, अंतर्राष्ट्रीय उदय की 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री साहब के और इस सरकार की बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने एक बयान देना भी उचित नहीं समझा। आज हम सवाल उठा सकते हैं किसी भी चर्चा के दौरान विपक्ष के ऊपर, मगर हम अच्छा बयान देते तो सब ठीक रहता है, जो कोशिश हो रही है वो आपको नहीं दिख रही। बयान केवल बयान नहीं चाहिए, आज भी विमान लौट रहा है। बयान नहीं चाहिए, इस देश के अंदर कार्रवाई चाहिए थी। हमें देश के अंदर एक मैसेज क्रिएट करना चाहिए था। जी आपको पता है ना, भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है भारतीयों को वापस लाने के लिए। 200 इससे पहले आए, 129 इससे पहले आए, 290 आज आ रहे हैं। क्या रचना जी ये सफिशिएंट है? हमारा 3 लाख करोड़ रुपए अच्छा, लगाए, क्या ये सफिशिएंट है? ठीक, आपको ये सफिशिएंट नहीं लग रहा कि लोगों की जान बचाई जा रही है, लेकिन आप खुद की नजर में ठीक हैं कि एक बयान भी ना दें। अब मुझे अवसर तो दीजिए, मैं अपनी बात तो रख दूं। हाँ, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं अफगानिस्तान के विषय पे ना काफी हैं। कोई काम सरकार की तरफ से मैसेज नहीं, विदेश नीति बिल्कुल फेल है। जबकि श्रीलंका जैसे हमारे मित्र देश थे, आज चाइना वहां पर अपना कंट्रोल जमा रहा है, भूटान के अंदर कंट्रोल जमा रहा है। किस तरह से नेपाल के अंदर हालात हैं हमें समझना पड़ेगा। संजय गुप्ता जी, मुझे एक मिनट का आप समय देते प्लीज। हाँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पिछली बार भी छूट गई थी। हम बात कर रहे हैं विपक्षी की, यही वो विपक्ष था जिसने यूपीए की सरकार चला के इस देश को राइट टू फूड दिया। यही वो सरकार थी जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। यही वो सरकार थे और यही वो लोग चुनाव का प्रचार करने आए क्या? और नहीं प्रचार नहीं है, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। इस तरह की तानाशाही सरकार ये नहीं थी। आज उसके खिलाफ अगर सवाल उठाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं पता होगा, जनता बड़ी जल्दी भूल जाती है, बड़ी जल्दी भूल जाती है, वो बीती बात हो गई। आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, व्यापारियों की सरकार है। अर्जुन जी, विपक्ष एकजुट हो नहीं पाएगा क्योंकि सभी पार्टियों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मुद्दे हैं। कोई इस तरफ भागेगा, कोई इस तरफ जाएगा, कोई कहेगा मैं बड़ा, कोई कहेगा तुम बड़े। ऐसे कैसे हो पाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, अभी संजय जी जो बातें कर रहे हैं, हम विषय पे यदि बात करें, आप यूपी में क्या करेंगे? आपके साथ सपा नहीं है, बसपा नहीं है। आप बिहार में क्या करेंगे? आप बिहार में कांग्रेस जीरो, क्या कांग्रेस की अधीनता तेजस्वी स्वीकार कर लेंगे? बंगाल की बात पहले भी हो गई। आप बताइए ना, आप बताइए तो आप कहाँ से सबको जोड़ेंगे? सब जो है छत्रप हैं, अपने अपने सब अपने को 30 मार खाई समझते हैं। कोई सोनिया जी की अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं है। आप जो 19 पार्टियां आई है ना, उनमें गिन के 2-4 ऐसे नेता हैं जो सोनिया जी की अधीनता शायद स्वीकार कर लें। और ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल मेरा भी है, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत बड़े बड़े दावे करती है। संजय सरकार जी से सवाल मुझे करना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी जो अंदरूनी कलह जिसकी किसी से छिपी नहीं, जिसकी जो टॉप लीडर्स है वो नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी तक दूर नहीं की गई। संजय सरकार जी, फ्यूचर क्या होगा? मैं एक चीज आपको बताता है, आप जो भारतीय जनता पार्टी को जो दिलीप घोष को बयान लिया था ना, 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा आज के दिन में चलता नहीं है। आप कलकत्ता के जादूगर की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पर कोई आदमी बेचता है, कोई शौकीन आदमी खरीदता है, उसको फोकस में रख देता है। नंबर 2, जेडीयू। आज नीतीश जी को सरकार ना पतले धागा के ऊपर में नीतीश जी का मुख्यमंत्री चढ़ा हुआ है। वो तेजस्वी का शरण में जाने चाहता है, मेरे भाई को मालूम नहीं है। ठीक है, आज का स्थिति है मालूम है, बिहार का स्थिति है मालूम। हमारी पार्टी के बारे में शायद आप ही सब जानते हैं, हमको क्या पता। आप ऐसी बात करते हैं, अपनी पार्टी ये सोचिए ना कि आपकी पार्टी का क्या हाल है, क्या पूरे देश में। संजय सरकार जी, आप सर्वज्ञाता हैं। संजय सरकार जी, आप सर्वज्ञाता हैं, तो मुझे ये भी बता दें कि थर्ड फ्रंट का फ्यूचर क्या रहने वाला है? पत्रकारिता में अंधापन नहीं चाहिए, सोचक समान एक निष्पक्ष आदमी चाहिए। ठीक है ना? रह गया ये सवाल, 10 प्लेयर एक कप्तान को मदद करता है। यहाँ पर सब कैप्टन होता है, तभी 10 प्लेयर मदद करने के बाद ही टीम जीतते हैं। लेकिन ये निष्पक्षता आएगी कैसे? संजय सरकार जी, ये समझना होगा। सुनिए संजय सरकार जी, सुनिए संजय सरकार जी, निष्पक्षता लोगों को नजर कैसे आएगी, लोगों के समझ में कैसे आएगी? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी जांच जब बिठा दी गई, ममता बनर्जी तो उसी पर ऐतराज कर रही हैं। ये देश हित कैसे हो जाएगा जब पश्चिम बंगाल के लोगों का ही हित नहीं कर रही हैं? यहाँ पर भी निष्पक्ष नहीं है। शुभेंदु जी, कोई विपक्ष की एक भी ऐसी ताकत नजर आती है आपको जिससे आपको घबराहट हो? नहीं, मेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ममता जी कांग्रेस में
दांव लगा के उसके बहुत सारे लोगों को ले जाएंगी। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है और आने वाला समय 2024 तक कांग्रेस कम से कम 4 या 5 बार में बढ़ चुका होगा। और इसके लिए ये जो लोग मीटिंग हो रही है ना, ये आप देखिए, ये लोग रीजनल एक्टिविस्ट हैं, ये अपने अपने रीजन से बाहर, इनकी कोई नेशनल थिंकिंग नहीं है। जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत नेशनल थिंकिंग है वो अपने आप अंदर से खोखला हो चुका है। और ऐसे समय पर कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चलिए, मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी आज का सच है कि मौजूदा वक्त में विपक्ष के पास जितने मुद्दे हैं उतने आमतौर पर होते नहीं हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन वक्त है। कोविड की वजह से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई हैं, बहुत से मुद्दे विपक्ष के पास हैं। अगर ठीक तरीके से बुनाने तो मुश्किल खड़ी हो सकती है बीजेपी की, लेकिन एकजुट रहना ये बड़ा चैलेंज होगा, जैसे कि आलोक सर ने भी कहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।